सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को उठाएं, अपने हाथों को आपस में रगड़ें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है योग है जीवन, और मैं हूँ शालिनी सिंघल। आज हम बात कर रहे हैं अनीमिया अर्थात रक्त अल्पता की। अनीमिया आपके दैनिक जीवन पर प्रभाव तो डालता ही है, साथ में आपकी कार्य क्षमता पर इस प्रकार का प्रभाव डालता है कि आप अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। यदि समय रहते आप अनीमिया का उपचार कर लेते हैं तो ये कोई एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारे शरीर में धातु शरीर की संरचना करते हैं तथा पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनकी संख्या इस प्रकार है: रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसमें आज हम बात करेंगे रक्त की। अनीमिया रक्त के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण होता है। रेड ब्लड सेल्स अर्थात लाल रक्त की कोशिकाएं। हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसके अंदर 3 प्रकार की मुख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा। तो इनमें से जब लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या आपके रक्त में कम हो जाती है तब आप अनीमिया अर्थात रक्त अल्पता के रोगी बन जाते हैं। रक्त अल्पता से आप क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि जो आपके शरीर में आरबीसी है अर्थात रेड ब्लड सेल्स है, वही आपके शरीर में ऑक्सीनेटेड ब्लड अर्थात ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और पोषक तत्व पोषण देते हैं। यदि आपके शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है तो वह ना तो पूरी तरह से आपके शरीर को ऑक्सीजन प्रदान कर पाएगा और ना ही पोषण प्रदान कर पाएगा। 120 दिन का लाइफ साइकिल होता है हमारे आरबीसी सेल्स का, और जब धीरे धीरे यह कम होने लगते हैं तब वह अपना कार्य, जो बचे हुए रेड ब्लड सेल्स हैं, अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं सूक्ष्म अभ्यास। थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास इस तरह के करेंगे कि जो आपको अनीमिया के कारण जैसे आपकी ऊर्जा कम हो जाती है या जल्दी थकान हो जाती है, तो यदि आप सूक्ष्म अभ्यास करें तो उसके बाद आपकी ऊर्जा दोबारा से संचारित हो जाए। तो उसके लिए आपको आज हम सिखाएंगे टैपिंग अर्थात थपथपाना। तो आपको अपने शरीर को किस प्रकार थपथपाना है, देखिए। आप सबसे पहले आपको हाथ पर थपथपाएंगे। कैसे? अपने हाथ को इस तरह से रखिए और एक जेंटल प्रेशर आपको देना है इस प्रकार से। इस तरह से आपको ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ करना है। कैसे? देखिए ऐसे। इसको सीधा भी रख के कर सकते हैं। उसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं मारना है और बहुत धीरे भी नहीं मारना है, एक जेंटल प्रेशर के साथ, जिससे आपको थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं टैपिंग अर्थात थपथपाना। इसको कीजिए, कम से कम 5 बार कीजिए ऐसे। अब हाथ को पलट लीजिए इस तरह से। पहले आपने इस तरह से किया, अब हाथ को पलट लिया और इस तरह से।
इस हाथ को ढीला रखना है, ऐसे कैड़ा कैड़ा नहीं मारना है, ताली नहीं बजानी है। इसको भी ढीला रखिए, इसको भी इतना ढीला रखिए कि नीचे ना गिर जाए, और इस तरह से कीजिए। जितना फ्रीक्वेंट होगा उतना ज़्यादा असर करेगा। अब आपने पहले ऐसे रखा था, फिर ऐसे किया, अब इसको ऐसे कर लीजिए हाथ को, और इधर वाले हिस्से पे आपको टैपिंग करनी है। कीजिए। यह रोग ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है, और महिलाएं अपने ऊपर ना ध्यान देकर सारे दिन घर का कार्य करती रहती हैं। इसीलिए जब आप कभी भी खाली बैठे, टैपिंग में आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर समय पे करना है, आप टैपिंग को कभी भी कर सकते हैं। तो अब कैसे किया था, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। अब इसको ऐसे पलट लीजिए, आपको ये वाली हथेली वाला हिस्सा ऊपर आ जाए, और यहाँ पर भी कीजिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पे बार बार थपकी देनी है आपको। आप रख दीजिए, हाथ को नीचे रख दीजिए, और एक बार गहरा सांस भरिए, और इस हाथ में किसी भी तरह की वाइब्रेशन आपको फील हो रही है तो उसको महसूस कीजिए। अब राइट हैंड में, पहले आपने लेफ्ट हैंड में किया, अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे? अब पलट लीजिए, 5 बार करिए कम से कम। अब इस तरह से अब हाथ को इस तरह से पलटिए ऊपर की तरफ और कीजिए। तो पूरी बाजू आपकी कवर हो जाएगी, पूरा हाथ आपका, जब आप चारों तरफ से इस तरह से करेंगे। रिलैक्स, एक बार सांस भरिए और छोड़िए, और जो भी कंपन आपको इस हाथ में महसूस हो रहे हैं उसे बंद आंखों में देखिए। अब अपने पैरों पर करेंगे हम टैपिंग। तो कैसे करेंगे? दोनों टांगों को सामने की तरफ खोल लीजिए। अब दाई टांग को इस तरह से घुटने से मोड़ लीजिए और शुरू कीजिए। दोनों हाथों से भी आप कर सकते हैं। हाथों में थोड़ा सा प्रेशर आपको पैरों में ज़्यादा लगाना है हाथों से, क्योंकि पैर हमारे थोड़े से स्टिफ होते हैं, मजबूत भी होते हैं। अब नीचे की तरफ करिए ऐसे ही। लेकिन बस ध्यान रखना है कि नीचे से ऊपर की तरफ करना है। आधा आधा करके करना चाहते हैं तो आधा आधा कर लीजिए, पूरा एक बारी में कवर करना चाहते हैं तो पूरा एक बारी में कवर कीजिए। दूसरी टांग में पहले आगे की तरफ, अब अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ। दोनों हाथों से भी आप कर सकते हैं। और अब शांत बैठे। प्रारंभिक अवस्था में जब आप सोचें कि आप अभी इतना स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह की यौगिक क्रिया को कर पाएँ, तो आप सिर्फ टैपिंग भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से हाथों को हिलाएं
जैसे हम छोटे बच्चे होते थे तब करते थे। अच्छे से दोनों हाथों को, आप चाहें तो इन दोनों हाथों को ऊपर करके भी हिला सकते हैं और नीचे भी। तो चलिए ऊपर करके हिलाइए अच्छे से, जिस तरह से आपने हाथ में डमरू पकड़ रखा है और आप बजा रहे हैं। घुमाएं दोनों हाथों को, इससे आपके आर्म मसल्स भी टोन होंगे और वाइब्रेशन भी अच्छी आएगी। धीरे धीरे नीचे लाएं। अगर तेजी से कर सकते हैं थोड़ा तेजी से करें। और शांत। अब जो भी आपको अपनी हथेली पर फील हो रहा है उसे बंद आंखों में देखें। आएंगे वापस। तो चलिए अब आगे की क्रिया करते हैं। हमने पहले आपको हाथ की टैपिंग सिखाई, अपने टांगों पर टैपिंग सिखाई। अब आपको अपने तलवों पर टैपिंग करनी है। कैसे? इस तरह से बैठ जाइए, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर और दोनों अपने हाथ यहाँ पर रखिए। दोनों हाथों से अपने तलवों पर मारना है आपको। ये भी एक टैपिंग है, कीजिए इस तरह से, अच्छे से बजाइए। अगर इसको करने से पहले आप अपने तलवों पर तेल लगा लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। और सर्दियों के मौसम में जब आप टैपिंग करते हैं तो आपके शरीर में गर्मी भी आ जाती है, ऊर्जा का संचार हो जाता है। रिलैक्स। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ ज़्यादा देर भी कर सकते हैं। तो इस तरह के सूक्ष्म अभ्यास हमने आपको बताए। जब आप प्रारंभिक तौर पर इस तरह के सूक्ष्म अभ्यास करें तो हम अपने हर एपिसोड में सूक्ष्म अभ्यास का बताते हैं। आप और सूक्ष्म अभ्यासों का भी अभ्यास कर सकते हैं। और अब चलते हैं अनीमिया के लक्षण के ऊपर। अनीमिया के लक्षण सभी व्यक्तियों में समान नहीं होते, एक से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। थकान और कमजोरी ज़्यादातर सबके अंदर समान होती है। आपकी त्वचा का रंग सफ़ेद पड़ जाता है या पीले रंग की हो जाती है। आपके कानों में सीटी बजने लगती है, आपके बाल गिर जाते हैं, मुंह में छाले होते हैं, आपका पाचन संस्थान बिगड़ जाता है, एकाग्रता में कमी हो जाती है, हृदय की धड़कन में अनियमितता आ जाती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, कई बार बेहोशी भी हो जाती है और आपके नाखून चम्मच के आकार के अर्थात ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कहीं आप अल्प रक्तचाप के शिकार तो नहीं हो गए हैं। अब इससे बचने के जो उपाय हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और नए रक्त का निर्माण होता है। जो रक्त कोशिकाएं योगाभ्यास के बाद आपके शरीर में उत्पन्न होती हैं वो पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा के लिए आपको पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगाइए। यदि पद्मासन ना भी लगा पाए तो आप अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अब आपको दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे लेकर जाने हैं। बाएं हाथ की आप इस तरह से मुट्ठी बना लीजिए, यौगिक फिस्ट कहते हैं हम। अंगूठा अंदर और चारों उंगलियों को लपेट दीजिए और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को इस प्रकार पकड़ लीजिए। तो ये पीछे बनाना है हमें इस तरह से। अब श्वास भरिए, अपने आप को ऊपर की तरफ खींचिए, आपके गर्दन कमर कंधे ऊपर की तरफ खींचिए और अपने हाथों को नीचे की तरफ खींचिए। खींचिए पूरा अच्छे से। अब दाईं ओर अपनी गर्दन को घुमा लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दाएं घुटने की ओर नीचे की तरफ जाएं। आपके दोनों हाथ पीछे की तरफ रहेंगे और माथा आपका घुटने से लगेगा। रुके। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। यही क्रिया बाईं ओर से
यदि आपका माथा प्रारंभिक अवस्था में घुटने से नहीं लगता है, शुरू में नहीं लगता है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नित्य अभ्यास से यह माथा घुटने से लगेगा, और जब माथा घुटने से लगेगा तो पेट पर आपकी बाईं एड़ी का पूरा दबाव अच्छे से पड़ेगा। तो चलिए दूसरा अभ्यास करते हैं। दूसरी ओर से श्वास भरिए, घूम जाइए बाईं ओर, खींचिए अपने आप को ऊपर, हाथों को नीचे, शरीर को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, घुटना माथे से सटाएं या नाक से या ठोड़ी से, जो भी आपको सुविधा लगे। हाथों को पीछे खींच कर रखना है। 10 सेकंड तक रुकते हैं, मन ही मन गिनिए 10 तक। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। अब यही क्रिया आगे की ओर करेंगे। जब आप दाईं ओर झुके तो बाईं एड़ी ने आपके पेट में दबाव बनाया, जब आप बाईं ओर झुके तो दाईं एड़ी ने दबाव बनाया, अर्थात आपके लीवर पर और आपके पैनक्रियाज पर, दोनों पर अच्छा दबाव पड़ा। अब पूरा पाचन संस्थान प्रभाव में आएगा जब आप आगे की ओर आएंगे, क्योंकि दोनों एड़ियाँ एक साथ पेट के अंदर दबेंगी। तो श्वास भरिए और अपने आप को खींचिए और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। जिनको निचली कमर में दर्द है वे अभ्यास अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। हाथों को पीछे खींचेंगे और प्रयास करेंगे कि माथे को आसन से सटा दें। रुके, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ आगे ले आए, गहरा सांस भरें और छोड़ें। नित्य प्रति योगाभ्यास से, योग मुद्रा के अभ्यास से आप अपने पाचन संस्थान को सुदृढ़ रख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले आसन पर, जिसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के लिए आपको दोनों टांगें सीधी करनी है। इस प्रकार आप दोनों टांगें सीधी कीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, दोनों पंजों को मिलाकर रखिए, कमर गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर, बाजू को कान से सटा लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से आगे आना है। जिन्हें निचली कमर का दर्द है वे ध्यान रखेंगे कि वह आगे की ओर नहीं आएंगे। इसी प्रकार श्वास को खींचकर हाथों को ऊपर कर अपनी सिर्फ हाथों को नीचे लाएंगे, कमर को नहीं लाएंगे। लेकिन जिनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पूरा पश्चिमोत्तान आसन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे आए, अपने पंजे से अपने हाथ आगे निकालें, पंजों को भी आगे की ओर खींचें। अब रुकें। अब अपने पैर के पंजों को पकड़ें, पंजों को अंदर की तरफ खींचें और माथे को और नीचे ले जाने का प्रयास करें। यहाँ पर रुकें। 10 तक की गिनती अपने मन में गिराएं। अब पैर के पंजों को छोड़ें, दोनों हाथ बाजुओं को कानों से सटाएं और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। अपने शरीर को फिर से ऊपर की तरफ खींचें और दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे ले आएं। दोनों टांगों को ढीला छोड़, दोनों हाथ कमर के साथ रख दंडासन में विश्राम करें। 2 आसनों के बीच में आप विश्रामात्मक आसन अवश्य करें। गर्दन हल्की सी ऊपर करते हैं तो हमें श्वास बहुत सहज तरीके से आता है। फिर से एक बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो इसी श्रृंखला में हम अगला आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आपको इसी तरह से बैठना है। दंडासन में दाई टांग को घुटने से मोड़ें, बाई टांग के घुटने के पास अपनी टांग को रखें। अब दायां हाथ, जो राइट लेग आपने फोल्ड किया है, राइट हैंड को ही कमर के साथ पीछे रखें और लेफ्ट हैंड को बाएं हाथ को ले जाएं श्वास भरते हुए ऊपर। पंजे को भी आप इस तरह से खींच कर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी ओर से इस प्रकार अपने हाथ को लपेट दें और गर्दन को घुमा दें। अपने हाथ को आप यहाँ भी रख सकते हैं
और पंजे पर अगर लपेटना है पंजे पे लपेट सकते हैं और गर्दन को घुमा दीजिए पीछे की ओर। अब आपको क्या ध्यान देना है कि आपका पेट जो है वो आपकी जंघा से दब रहा है और आपका घुटना जो है वो आपकी कोहनी से दब रहा है। घुटने को उधर की तरफ टेढ़ा नहीं करना है, घुटने को सीधा रखना है और गर्दन को पूरा घुमाना है। तो आपकी रीढ़ तो प्रभाव में आ ही रही है, साथ ही साथ आपके शरीर के महत्वपूर्ण अंग, पाचन अंग प्रभाव में आ रहे हैं, जिससे आपके रोग का नाश हो रहा है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए। अब पहले अपने दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर लाएं, टांग को नीचे लाएं, दोनों हाथ फिर से घुटने पर रखें। यही क्रिया विपरीत ओर से लेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, बाएं हाथ को रखें कमर के साथ पीछे की ओर, दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर। आपको इनर आर्म अपने ईयर से टच करना है। श्वास छोड़ते हुए घुटने की बाहरी ओर से लपेटें और श्वास पूरा छोड़ते हुए आप गर्दन को पूरा घुमा लें। जब आप गर्दन को घुमाते हैं और जंघा से आपके पेट पर दबाव बनता है, कोहनी से घुटने पर दबाव बनाते हैं, तो आपके शरीर के जो अंग हैं उनमें एक अच्छा मुड़ाव हम लोग देते हैं, जिससे हमारी जो सारी ग्रंथियां हैं वह प्रभावित होती हैं। धीरे धीरे गर्दन को सीधा कीजिए। पहले हाथ को सांस भरते हुए ऊपर लाइए और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे। अब दोनों हाथों को दाईं ओर रखते हुए हम वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को दाईं ओर रखिए और आ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम कीजिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। वज्रासन में आपको प्रत्येक दिन बैठना है। क्यों? क्योंकि सारी समस्याएं, ज़्यादातर समस्याएं हमारे पेट से उत्पन्न होती हैं और जब हम भोजन करने के बाद दिन में या रात में या दोनों समय वज्रासन में बैठते हैं तो हमारी आधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। तो वज्रासन में अवश्य बैठें। वज्रासन में आप कम से कम 5 या 10 मिनट बैठें और यदि आपकी क्षमता है कि आप इससे ज़्यादा देर भी बैठ सकते हैं तो यह आपके लिए अधिक उपयोगी होगा। तो कम से कम आप अपने अभ्यास को 5 मिनट से शुरू करें, जिसको धीरे धीरे 10 और 15 मिनट पर ले जाएं। वज्रासन में बैठने से आपकी टांगों का दर्द भी चला जाता है और आप, जैसे आपको पता है कि काफ मसल्स जब प्रभाव में आते हैं तो आपका हार्ट ब्लॉकेज दूर होता है। तो वज्रासन बहुत ही उपयोगी है। तो वज्रासन में हम लेते हैं शशकासन का अभ्यास। शशकासन के लिए आपको श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए निचली कमर से आगे की ओर आना है। आप चाहें तो माथे को आसन पर लगा सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो चिंता ना करें। इसी प्रकार अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। रुके। आपको विशेष ध्यान रखना है कि पृष्ठ भाग आपके एड़ियों से सटा रहे, चाहे आपका माथा से आगे आसन से लगे या ना लगे। पृष्ठ भाग अर्थात आपका हिप बोन आपकी एड़ी से लगा रहे। धीरे धीरे जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार श्वास भरते हुए वापस। दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे। आगे लेंगे हम शलभासन का अभ्यास। शलभासन के लिए दोनों हाथ आगे की तरफ करें और पेट के बल आ जाए। शलभासन के लिए अब आपको अपने दोनों हाथ अपने शरीर के नीचे ले जाने हैं, इस प्रकार कि कोहनी पेट के नीचे चली जाए और हथेली आपकी जांघ के नीचे। ठोड़ी को आसन पर रखिए, दोनों पैर पीछे से मिलाकर रखिए। अब श्वास भरिए और श्वास भरते हुए अपनी दाईं टांग को ऊपर की तरफ उठाइए, घुटना बिना मोड़े, पंजे को खींचकर रखिए। अब यहाँ पर आपको कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। यदि आपसे टांग इतनी ऊंची नहीं उठती कोई बात नहीं, आप अपनी हथेली से सहारा दे दीजिए। इस प्रकार अपनी हथेली से सहारा दे दीजिए तो टांग थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। अब रुकिए
और मन ही मन दोहराइए 10 तक की गिनती। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। टांग को धीरे से टांग के साथ रखेंगे, पटकेंगे नहीं। अब एक बार गर्दन को दाएं और एक बार बाएं घुमा लीजिए। फिर से ठोड़ी को रखिए आसन पर, श्वास भरिए और श्वास भरे हुए श्वास में बाई टांग को ऊपर उठाइए, ले जाइए अधिक से अधिक ऊपर। पंजे को जितना खींचेंगे टांग उतनी सीधी हो जाएगी। यदि बिना सहारे के नहीं उठती कोई बात नहीं, अपने थाई को अपने हाथ से सहारा दे दीजिए और रुक जाइए। धीरे धीरे वापस। अब जिन साधक साधिकाओं को निचली कमर का दर्द रहता है वे दोनों टांगों को एक साथ नहीं उठाएंगे, अन्यथा सभी दोनों टांगों को एक साथ उठाएंगे। श्वास भरें, अपनी स्थिति देख लें एक बार। अगर हाथ बाहर आ गए तो फिर से अंदर ले जाएं, टांगों को मिलाएं। इस अवस्था में आप माथा भी आसन पर रख सकते हैं, आपकी इच्छा है कि आप ठोड़ी को रखेंगे या माथे। श्वास भरिए और उठाइए। दोनों टांगें सामान्यतः कम ही उठती हैं, तो फिर आप अपनी हथेलियों से सहारा दे सकते हैं और ऊपर उठा सकते हैं। और फिर से 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथ अपने नीचे से निकालिए, दाएं हाथ ऊपर लीजिए, दाईं करवट पर आकर लेट जाइए। चलते हैं आगे के आसनों की ओर। तो सबसे पहले लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, दोनों पैर आपके मिले हुए हो और अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींच दें। इस तरह से खींचें कि आपकी बाजुएं कान से सट जाए। अब धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें और एड़ियों को आसन से उठा दें और अपने पंजों के बल पर आ जाएं, अर्थात अपने शरीर का भार सामान्यतः दोनों पंजों पर डालें। यदि आपको इस तरह से नहीं दिख रहा है तो मैं अपनी दिशा बदलती हूँ। इस तरह से देखिए, श्वास भरिए और धीरे धीरे अपने दोनों पंजों पर अपने शरीर के भार को डालिए और अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लीजिए। अब रुक जाइए। शरीर आपने पूरा ऊपर खींच रखा है, एड़ियाँ आपने उठा रखी हैं और पंजों के बल आपका पूरे शरीर का भार है। इस समय आपके शरीर की समस्त हड्डियों के जोड़ प्रभाव में हैं, समस्त नस नाड़ियाँ प्रभाव में हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार और अभ्यास करेंगे और 10 सेकंड तक रुकेंगे। श्वास भरते हुए जाइए ऊपर। अब रुके। एकाग्रता बनाने के लिए आप सामने की और किसी भी बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमा लीजिए, फोकस कीजिए, उसी को देखते रहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एड़ियों को लाएं नीचे। दोनों हाथों को पलटकर सर पर रख लीजिए। श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। दोनों हाथों को ले जाए ऊपर की ओर। एक बार और अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। अब की बार अपनी एड़ियों को उठाइए और फिर अपने पंजों को उठाइए। फिर से एड़ियों को उठाइए, पंजों को उठाइए, हाथ ऊपर ही रहेंगे। एड़ी पंजे, एड़ी पंजे, एड़ी पंजे। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं से ले आइए वापस। गहरा सांस भरिए और छोड़िए। पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। ताड़ासन में जो आपने अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचा, अब अपनी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
अगले आसन का अभ्यास करते हैं। अगले आसन में चलते हैं पादहस्त आसन की ओर। पादहस्त आसन के लिए आपको फिर से दोनों पैर मिलाने हैं, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए सामने की ओर से ऊपर। इनर आर्म्स को आप अपनी ईयर से टच कीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे आगे की ओर। अपने दोनों हाथ अपने दोनों पंजों के दाएं बाएं लगा दीजिए। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर। एक बार दूसरी दिशा से दिखाने का प्रयास करती हूँ, इस प्रकार। अब श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब आपके दोनों हाथ लग जाए आसन पर तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, टांगे घुटनों से इस तरह से नहीं मुड़ेंगी। चाहे आपके हाथ नीचे लगे या ना लग पाए, कोई बात नहीं। आपको कोशिश करनी है कि आपकी टांगे दोनों सीधी रहें, और जब आपके दोनों हाथ और दोनों टांगे सीधी हो, दोनों हाथ नीचे लग जाए, तो आपको माथे को ले जाना है घुटने की ओर। रुके यहाँ पर। धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। यदि आप इस आसन की पूर्णता में जाने में समर्थ नहीं हैं तो आपको श्वास भरकर दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, इस प्रकार से आप कीजिए बार बार अभ्यास। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। 2, 3, 4 और अब 5 में आके रुक जाइए फिर से। 5, 6 धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। आसन पर बैठे। बैठकर गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अपने अगले आसनों की ओर, पीठ के बल के आसनों की ओर। रक्त अल्पता में पीठ के बल के आसन बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो पहले लेट जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल के 2 आसन करेंगे। पहले विपरीत करनी और दूसरा सर्वांगासन। विपरीत करनी आसन उनके लिए है जो सर्वांगासन न कर पाए। तो दोनों हाथ आपके मैट पर, दोनों पैर मिले हुए, दोनों टांगों को सीधा 90 डिग्री पर ऊपर उठाएं और अपने सर की तरफ ले जाएं दोनों टांगों को। अब अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा कूल्हे पर सटाएं और टांगों को सीधा कर दें। अब रुके। यदि आप इतना भी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए इस तरह से। और ये बहुत ही आसान तरीका है। मुट्ठी को आपको ऐसे रखना है खड़ा, इस तरह से रखिए खड़ा और रुक जाइए। इसमें आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा और शरीर में ज़्यादा दबाव भी नहीं बनेगा। 10 सेकंड तक रुकिए। और यदि आपसे मुट्ठी भी नहीं बनाई जाती तो कोई एक बड़ा कुशन लीजिए, उसे अपने हिप के नीचे रखिए और रुक जाइए। धीरे धीरे दोनों मुट्ठियों को निकालें, आएंगे वापस। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलिए चलते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए दोनों पैरों को फिर से उठाइए 90 डिग्री पर। अब दोनों टांगों को लेकर जाइए अपने सर के पीछे। दोनों हाथ कमर पर लेकर जाएं और अपनी टांगों को पूरा ऊपर उठाएं। इस आसन से आपके हृदय को रक्त की आपूर्ति होती है। बहुत ही लाभकारी आसन है। अपनी क्षमता के अनुसार रुके, और यदि क्षमता अच्छी है तो कम से कम आप 10 से 15 सेकंड इस आसन में रुकें।
धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को फिर से वापस लाएं, सर के पीछे रखें, अपनी हथेलियों को हटाएं और एक एक रीढ़ की गोटी को आसन पर सरकाते जाएं। टांगों को धीरे धीरे आसन पर वापस लाएं। संपूर्ण शवासन का अभ्यास लेंगे। संपूर्ण शवासन के लिए दोनों टांगों को खोल दें, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, शरीर को ढीला कर दें, नेत्रों को बंद कर लें। सबसे पहले अपनी श्वास सामान्य करें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। रक्त अल्पता में शवासन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शवासन करें या योग निद्रा का अभ्यास करें। कैसे करना है? शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। बंद आंखों में अपने मन को लगाएं, अपने शरीर को देखने में। मन की आंखों से अपने शरीर को निहारें। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक सभी अंगों को निहारें और ढीला कर दें। बलपूर्वक ढीला कर दें, शिथिल छोड़ दें। जिस अंग को निहारें उसे ढीला छोड़ें और आगे बढ़ जाएं। पैर की छोटी उंगली, टखना, घुटना, जंघा, कटी भाग, आपका वक्षस्थल, कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई, गर्दन, आपका सुंदर चेहरा और आपके बाल। अब धीरे धीरे अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं, हिलाएं, दोनों पैरों को मिलाएं और दाई करवट से उठकर बैठ जाएं। यदि आप किसी भी प्रकार का आसन ना भी कर पाए, लेकिन शवासन का अभ्यास आप ज़रूर करें। शवासन में आपको सोना नहीं है। जागरूक होकर बाहर के सभी विषयों से अपना मन को हटाकर केवल अपने शरीर को देखना है। आप यकीन मानिए, आपको शवासन के बाद या योग निद्रा के अभ्यास के बाद ऊर्जा का उच्चतम स्तर महसूस होगा। तो चलते हैं अपने महानतम हंसी के आसन की ओर। हंसी का आसन सभी रोगों से लड़ने में सहायता देता है और हंसी के बिना तो जीवन पशु तुल्य हो जाता है, क्योंकि यह नियामत ईश्वर ने केवल मनुष्य को दी है। तो आपको ज़ोर ज़ोर से दोनों हाथ उठाकर ज़ोर ज़ोर से हंसना है।